वेलकम बैक। अब हम थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करेंगे। अभी तक हम स्टेट्स ऑफ मैटर चल रहा था, अब हम थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करेंगे तो डायरेक्टली हम पहले ही सवाल पे आ जाएंगे। थर्मोडायनेमिक्स में भी हर कोई सवाल जो है अगर आप देखोगे तो एनसीईआरटी से ही होगा, और एवरी थर्मोडायनेमिक्स वाले जो भी थर्मोडायनेमिक्स में यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ इसको अच्छे से देखना, अच्छे से क्या बहुत अच्छे से देखना, क्योंकि इसमें सवाल सिंपल आता है और इसमें सिंपल सवाल ही इंक्लूड किए गए हैं। जैसे इन एन एडियाबेटिक प्रोसेस, तो अगर आप लोगों ने एडियाबेटिक प्रोसेस पढ़ी है, एडियाबेटिक प्रोसेस में क्यू का वैल्यू होता है जीरो, बिकॉज नो हीट इज एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। तो क्यू का वैल्यू जीरो, क्यू का वैल्यू जीरो, क्यू का वैल्यू जीरो, इसमें नहीं है तो ये ऑप्शन पहले ही बाहर चला गया। नो हीट, नो ट्रांसफर ऑफ हीट टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, वो तो पता ही है। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। फ्री एक्सपेंशन, फ्री एक्सपेंशन का मतलब क्या है? एक्सपेंशन इन वैक्यूम। इन वैक्यूम एक्सटर्नल प्रेशर जो होता है वो जीरो होता है, और फ्री एक्सपेंशन में वर्क डन ऑलवेज क्या होती है? जीरो, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा बेसिक फॉर्मूला इज माइनस पी डेल्टा वी, पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। जब एक्सटर्नल प्रेशर ही जीरो है तो वर्क डन भी क्या होगा? जीरो, अंडर एडियाबेटिक कंडीशन। तो इसका मतलब क्या है? अंडर एडियाबेटिक कंडीशन फ्रॉम द फॉलोइंग चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब मुझे करेक्ट ऑप्शन देखना है। देखो क्यू भी जीरो है, डब्ल्यू भी जीरो है, क्यू भी जीरो, डब्ल्यू, तो ये वाला ऑप्शन भी चला गया, क्यू ये वाला ऑप्शन तो ऑलरेडी चला गया। अब इन दो ऑप्शनों के बीच में लड़ाई है, क्यू जीरो डब्ल्यू जीरो, क्यू जीरो डब्ल्यू जीरो। अब डेल्टा टी, डेल्टा टी निकालने के लिए सबसे पहले हम डेल्टा यू निकालेंगे। फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा यू होता है क्यू प्लस डब्ल्यू। जब क्यू भी जीरो, डब्ल्यू भी जीरो, तो डेल्टा यू क्या होगा? जीरो। और डेल्टा यू जीरो जो होता है किस प्रोसेस में होता है? आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा यू का वैल्यू क्या होता है? जीरो। तो आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब है टेम्परेचर कांस्टेंट यानी कि डेल्टा टी जीरो, तो इसका मतलब है क्यू जीरो डेल्टा टी जीरो, एंड डब्ल्यू का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा? जीरो। शाबाश। सेकंड क्वेश्चन, द कंबशन ऑफ बेंजीन, ये जेई आस्कड सवाल है, तो इसको डेफिनेट मतलब जान बूझ के यहां पे मतलब ऐड किया गया है, क्योंकि जेई डायरेक्टली जो प्रीवियस ईयर सवाल है वो कभी डायरेक्टली आ सकते हैं जो एनसीईआरटी बेस्ड सवाल है। द कंबशन ऑफ बेंजीन लिक्विड गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर लिक्विड, गिवन दैट हीट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इतना एट 25 डिग्री सेल्सियस, हीट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन एट कांस्टेंट प्रेशर इज। तो मुझे हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जिसको आप क्यू वी भी बोलते हो और डेल्टा यू भी बोलते हो, क्यों वी हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, उसको हम डेल्टा यू भी बोलते हैं। तो डेल्टा यू का वैल्यू मुझे गिवन है -3263.9 किलो जूल पर मोल, और मुझे बोल रहे हैं क्या आप मुझे डेल्टा हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, क्यों पी हीट एट कांस्टेंट प्रेशर को हम डेल्टा एच बोलते हैं, आप डेल्टा एच निकालो। एंथैल्पी ऑफ कंबशन निकालो, हीट ऑफ कंबशन एट कांस्टेंट प्रेशर निकालो। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा U? The relation between delta H, basic relation is delta H is equal to delta U plus P delta V. लेकिन for the reactions हम always use करते हैं delta H is equal to delta U plus delta NgRT। लेकिन delta U तो मुझे given है, delta temperature भी given है 25 डिग्री सेल्सियस, that is 298 केल्विन। अब मुझे निकालना क्या है? मुझे delta H निकालना है, heat at constant pressure। delta H निकालने के लिए मुझे delta Ng पता होना चाहिए। अब delta Ng कहां से निकलेगा? delta Ng रिएक्शन से निकलेगा। रिएक्शन है C6H6 लिक्विड, C6H6 लिक्विड। तो मैंने आपको कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन में बोला है कि अगर आपको CXHY का कंबशन लिखना होगा तो आप लिखोगे X प्लस Y बाई 4 टाइम्स O2, और O2 डेफिनेटली गैस होगा, ये देगा X टाइम्स CO2, CO2 डेफिनेटली गैस होगा, प्लस Y बाई 2 टाइम्स वाटर, और वाटर का स्टेट सवाल में मेंशन किया गया होगा और CXHY का स्टेट सवाल में मेंशन किया गया होगा। अब मेरे पास है C6H6 और स्टेट है लिक्विड। अब मुझे बोलो X है कार्बन, Y है हाइड्रोजन, तो X है 6, तो ऑक्सीजन कितना लगेगा? ऑक्सीजन लगेगा 6 प्लस, शाबाश, Y है हाइड्रोजन, तो ये आएगा 6/4 टाइम्स O2 गैस, और ये मुझे देगा X है 6, तो 6 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस, Y है 6/2 वाटर, वाटर का स्टेट सवाल में गिवन है लिक्विड, तो ये आएगा 3, 2 2s are 2 3s are, तो नेट रिएक्शन आपको आएगी C6H6 लिक्विड प्लस 15/2
टाइम्स O2 गैस, और ये आपको देगा 6 टाइम्स CO2 गैस प्लस 3 टाइम्स वाटर। तो ये आपकी रिएक्शन है, और रिएक्शन में डेल्टा वाटर लिक्विड है, रिएक्शन में आपको डेल्टा Ng चाहिए। देखो डेल्टा U के बदले में मैं तो लिख सकता हूं -3263.9 प्लस डेल्टा Ng मुझे चाहिए। R के बदले में लिख सकता हूं, क्या लिखेंगे वो बाद में, पहले डेल्टा Ng लिखेंगे। तो डेल्टा Ng जो आ जाएगा वो किस के बराबर आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स से डेल्टा Ng आता है, लेकिन ये गैस नहीं है, ये गैस नहीं है। इस साइड गैस है, प्रोडक्ट साइड 6, रिएक्टेंट साइड है 15/2, तो ये आएगा 12 माइनस 15/2, ये आएगा -3/2। तो डेल्टा Ng का वैल्यू निकला -3/2, तो हम डेल्टा Ng के बदले लिखेंगे -3/2 इंटू R का वैल्यू मैं यूज करूंगा डेफिनेटली 8.314, लेकिन ये जूल्स में इंटू 10⁻³ सर ये 10⁻³ कहां से आया? मैं फिर एक बार बोलूंगा, टेम्परेचर जो है 25 डिग्री सेल्सियस, तो इसको जब आप केल्विन में कन्वर्ट करोगे 273 ऐड करोगे तो ये बनेगा 298। सर ये 10⁻³ आया कहां से? ये 10⁻³ ये 10⁻³ जो है ये 10⁻³ इसलिए आ गया क्योंकि इसका यूनिट गिवन है किलो जूल्स पर मोल में, और R का यूनिट होता है जूल पर मोल पर केल्विन। तो इसीलिए इस जूल को किलो जूल बनाने के लिए, इस जूल को जूल पर मोल पर केल्विन को किलो जूल बनाने के लिए मैंने क्या किया, देखो इसका केल्विन 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 इनवर्स तो कैंसल, ये जूल पर मोल ये किलो जूल पर मोल, तो इस जूल पर मोल को किलो जूल बनाने के लिए मैंने 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया। अब मुझे बोलो, देखो मैं इसको सॉल्व करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ये -3263.9 तो आएगा, प्लस माइनस आ जाएगा माइनस समथिंग। जब दोनों माइनस होते हैं इनको ऐड होता है, तो और फाइनल साइन रहता है माइनस, तो आप सॉल्व करोगे एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। मैं आपको बोलूंगा रफ कैलकुलेशन कैसे करेंगे। दोनों माइनस है, फाइनल होगा माइनस, लेकिन दोनों को प्लस होगा, प्लस होगा तो क्या ये 3263.9 रहेगा कि इससे ज्यादा? इससे ज्यादा, तो 3263.9 से ज्यादा लेकिन माइनस में, तो 3263.9 से ज्यादा ये वाला ऑप्शन है माइनस में, तो ये आंसर होगा। ये उससे कम है, ये प्लस में है, ये नहीं आएगा, ये प्लस में है, ये नहीं आएगा। सो द ओनली ऑप्शन दैट लेफ्ट इज शाबाश -32। आप सॉल्व भी करोगे ये एग्जैक्ट वैल्यू यही आएगा। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट सवाल है ये, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा Ng RT। Moving on to the question number 3, what will be the melting point of benzene? ये सवाल मैंने गलती से 2 सवाल ऐड किए हैं, करना तो एक ही सवाल था मुझे ऐड, लेकिन मैंने गलती से 2 सवाल ऐड किए हैं। सिमिलर नहीं है, डेटा अलग अलग है, लेकिन दोनों को अब सॉल्व करेंगे। What will be the melting point of benzene? डेल्टा H फ्यूजन भी गिवन है, डेल्टा S फ्यूजन भी गिवन है। आप लोगों ने पढ़ा होगा डेल्टा S फ्यूजन होता है डेल्टा H फ्यूजन अपॉन मेल्टिंग पॉइंट, अपॉन मेल्टिंग पॉइंट। अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो ये सिंपल डेल्टा S वेपराइजेशन, डेल्टा H वेपराइजेशन अपॉन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा S सब्लिमेशन, डेल्टा H सब्लिमेशन अपॉन T सब्लिमेशन टेम्परेचर। तो यहां से मेल्टिंग पॉइंट किसके बराबर आएगा? डेल्टा H फ्यूजन अपॉन डेल्टा S फ्यूजन। अब वैल्यू पुट कर लो, डेल्टा H फ्यूजन का वैल्यू है 9.95, यूनिट क्या है? किलो जूल पर मोल। डेल्टा S फ्यूजन का वैल्यू कितना है? 335.7 जूल पर मोल पर केल्विन, पर मोल पर केल्विन। ये एंड ये तो कैंसिल होगा, लेकिन ये किलो जूल है, ये जूल है, तो इसलिए ये ऊपर आएगा 9.95 इंटू किलो का मतलब है 1000, तभी ये जूल जूल कैंसिल होगा। नीचे आएगा 35.7 और केल्विन इनवर्स ऊपर क्या बनेगा? केल्विन। तो आप डायरेक्टली क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे, इतना केल्विन जो है आपका आंसर आ जाएगा, इतना केल्विन जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। अब अगर मुझे सॉल्व करना होगा, मैं इसको मानूंगा 10 into 1000 डिवाइडेड बाय, इसको मैं मानूंगा ऑलमोस्ट 35, इसको मैं मानूंगा 35। तो आप सॉल्व करोगे, 5 2s are 5 7s are 7 1s are 7, शाबाश 7 0.7 2s are 14, तो 6 आएगा, तो 7 8s are 56, तो उसके बाद कितना आ जाएगा? शाबाश 7 8s are 56, तो उसके बाद समथिंग आ जाएगा, तो ये ऑलमोस्ट आएगा 280 केल्विन के आसपास, तो उसमें 287 केल्विन जो है वो क्लोज है। लेकिन अगर आप एग्जैक्ट सॉल्यूशन भी निकालोगे ये तब भी आंसर आ जाएगा। अब क्या है,
इसके बाद क्या है, द फॉलोइंग रिएक्शंस आर CH4 प्लस 2 टाइम्स O2 गिव्स CO2 प्लस, तो एक रिएक्शन मुझे गिवन है, इसका डेल्टा H गिवन है -x, दूसरी रिएक्शन गिवन है, इसका डेल्टा H गिवन है -y, तीसरी रिएक्शन गिवन है, शाबाश, इसका डेल्टा H जो है, इसका डेल्टा H यहां पे ये होना चाहिए H2 गैस, या H2 गैस है, इसका डेल्टा H जो है वो है -z। आपको क्या निकालना है, फाइंड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4। तो आप लोगों को मैंने बोला है, क्लास में भी बोला है, जब आपको आपके दिमाग में कुछ नहीं आएगा तब बेटर है कि हम टारगेट इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 की अगर हम रिएक्शन लिखेंगे तो रिएक्शन बनेगी, CH4 बनेगा कार्बन और हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड स्टेट है H2 गैस, कार्बन का स्टैंडर्ड स्टेट है कार्बन सॉलिड, तो बैलेंस करने के बाद आएगा 2 टाइम्स H2। मुझे इस रिएक्शन का डेल्टा H निकालना है, तो इस रिएक्शन का डेल्टा H कैसे निकालेंगे। अब मुझे पता है ये कार्बन किस साइड है, रिएक्टेंट साइड, ऊपर वाला कार्बन जो यहां पे है वो किस साइड है, रिएक्टेंट साइड, तो इक्वेशन सेकंड को मैं ऐसे ही रखूंगा, कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैस गिव्स CO2 गैस, इसका डेल्टा H जो गिवन है, इसका डेल्टा H गिवन है -y, तो ये मैं ऐसे ही रखूंगा, बिल्कुल 100% ऐसे ही रखूंगा, क्योंकि कार्बन मुझे टारगेट इक्वेशन में रिएक्टेंट साइड चाहिए, ये रिएक्टेंट साइड है। इसके बाद मुझे चाहिए H2, तो H2 मुझे बोलो किस साइड है, रिएक्टेंट साइड, और ये वाला H2 भी किस साइड है, रिएक्टेंट साइड, तो लेकिन मुझे चाहिए 2H2, तो हम इस रिएक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो जब हम इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 2H2 प्लस, शाबाश, 2 इंटू 1/2, ये बनेगा O2 गिव्स 2 टाइम्स H2O, तो इसका डेल्टा H जो बनेगा, व्हेन ए रिएक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय सम नंबर, इट्स डेल्टा H इज आल्सो मल्टीप्लाइड बाय द सेम नंबर। ये Z था, ये Z नहीं बनेगा, ये बनेगा 2 टाइम्स Z, क्योंकि मैंने रिएक्शन को बैलेंस किया, हो गया मेरा H2 भी बैलेंस। अब CH4 मुझे चाहिए प्रोडक्ट साइड, ये CH4 ऊपर किस साइड है, रिएक्टेंट साइड, तो इस वाली रिएक्शन को रिवर्स करेंगे, इस वाली रिएक्शन को रिवर्स करेंगे, तो रिवर्स करने के बाद ये बनेगा CO2 प्लस 2 टाइम्स H2O गिव्स CO2 प्लस 2 टाइम्स H2O गिव्स CH4 प्लस 2 टाइम्स O2, और इसका डेल्टा H जो रहेगा वो था -x, वो बनेगा +x, वो बनेगा +x। तो अब तीनों चीजें बैलेंस हो चुकी हैं, अब हम 3 रिएक्शंस को ऐड करेंगे। जब हम 3 रिएक्शंस को ऐड करेंगे, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कैंसल, ये 2 वाटर के साथ कैंसल, और मुझे बचेगा यहां पे O2 प्लस O2 बनेगा 2O2, ये 2O2 इस 2O2 के साथ कैंसल, तो ये बनेगा कार्बन प्लस 2 टाइम्स H2 गिव्स CH4, तो ओनली इतना बचेगा, यहां से बचेगा कार्बन, यहां से 2H2 और यहां से CH4, तो इसका डेल्टा H जो आ जाएगा वो किसके बराबर होगा, व्हेन द रिएक्शंस आर एडेड देयर डेल्टा H आर आल्सो एडेड, तो इसका मतलब है ये आएगा -y प्लस -2z प्लस x, तो अगर हम इसको रीअरेंज करेंगे x प्लस फिर -y -2z, तो इस रिएक्शन का डेल्टा H आ गया x -y -2z। तो ये है ये तरीका, लेकिन तब जब मेरा दिमाग काम करना बंद करेगा, ये तरीका तब। अगर मेरा दिमाग सही से काम कर रहा है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालनी है, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालने के लिए मैं थोड़ा सा इसको मिटाऊंगा। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालने के लिए मैं इनमें से सबसे बड़ी रिएक्शन जो है उसको पकड़ूंगा। सबसे बड़ी रिएक्शन जो है वो ऊपर वाली रिएक्शन है, तो इस रिएक्शन में मैं क्या करूंगा, इस रिएक्शन के लिए मैं लिखूंगा इसका डेल्टा H जो होगा वो होगा समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अब मुझे बोलो इसका डेल्टा H जो है वो गिवन है -x, समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, तो उसमें आएगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर माइनस क्या आ जाएगा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 ये अकेला, प्लस 2 इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 प्लस 2 इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 प्लस 2 इंटू O2 जो है ये स्टैंडर्ड स्टेट में है, तो इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 -x यहीं पे। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन तो यही है, क्योंकि 1 मोल बना है फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स इन देयर मतलब स्टैंडर्ड स्टेट, तो इसका मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड का की गिवन है -y, और प्लस ये मुझे बोलो 2 टाइम्स वाटर की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, वाटर बना है फ्रॉम इट्स
कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। तो ये गिवन है -2 इंटू -z और माइनस यहां पे बचेगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 जो मुझे निकालना है। इसको यहां लेंगे, -x को यहां पे लाएंगे तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 जो बचेगा वो बचेगा -y प्लस माइनस इज -2z एंड +x और रीअरेंज करके x -y -2z। तो इस तरीके से भी आंसर सेम आया। तो दोनों तरीकों से आंसर सेम आएगा। तो ये आई होप आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, आई होप आप लोगों ने ये अच्छे से पढ़ा होगा। ये सवाल जो है ये सवाल आस्कर सवाल है। आस्कर सवाल क्या, ये सवाल आपको बार बार आस्कर पार्ट में से मिलेंगे। तो इसके बाद शाबाश, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। तो बिल्कुल एनसीईआरटी पेज नंबर 163 पे है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। वर्क एडियाबेटिक, एडी मींस एडियाबेटिक, वर्क इज पॉजिटिव व्हेन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। इफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम इन केमिस्ट्री वी टेक इट पॉजिटिव। तो इसका मतलब है W पॉजिटिव है, ये सही है। इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम इन केमिस्ट्री वी टेक इट नेगेटिव, तो ये भी सही है। डेल्टा U इज इक्वल टू WAD, ये लिखा है एनसीईआरटी ने, ये जेईई मेंस में भी आया है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो डेल्टा U जो होता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है Q प्लस W। लेकिन अगर प्रोसेस एडियाबेटिक है तो एडियाबेटिक प्रोसेस में Q होता है 0, तो डेल्टा U किसके बराबर होगा, W। तो इसलिए हम इसको अब WAD लिखते हैं, यानी कि वर्क डन इन एन एडियाबेटिक प्रोसेस इज इक्वल चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो जेईई में लिखा होगा, जेईई में लिखा होगा शाबाश, एडियाबेटिक वर्क इज इक्वल टू, उसमें सवाल आया था डेल्टा H डेल्टा U, या डेल्टा U इज इक्वल टू एडियाबेटिक वर्क, वर्क एडियाबेटिक। तो सो द आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज। ये बराबर एनसीईआरटी पेज नंबर से उठाए गए हैं, बिल्कुल ABCD भी चेंज नहीं किया गया है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू, अगर हीट एट कांस्टेंट प्रेशर QP, ये मैंने पहले ही बोला, पहले ही यहां पे मतलब स्लाइड में बोला, थर्मोडायनेमिक्स की पहली ही स्लाइड में मैंने आपको बोला, थर्मोडायनेमिक्स की पहली ही स्लाइड में जब मैंने आपको बोला कि QP जो होता है हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर, इसको हम डेल्टा H बोलते हैं, एंड हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसको हम डेल्टा U बोलते हैं। सो हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड एज डेल्टा H। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, इन बॉम्ब कैलोरीमीटर, बॉम्ब कैलोरीमीटर का दूसरा नाम ही है शाबाश कांस्टेंट वॉल्यूम कैलोरीमीटर, कांस्टेंट वॉल्यूम कैलोरीमीटर। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो मुझे बोलो V इज कांस्टेंट, V इज कांस्टेंट, तो इसका मतलब क्या है शाबाश, डेल्टा V किसके बराबर होगा, 0। और याद रखना कैलोरीमीटर मतलब हीट मेजरमेंट, यहां पे हम हीट मेजर करते हैं और मुझे हीट Q का वैल्यू जो निकलता है वो निकलता है कांस्टेंट वॉल्यूम, क्योंकि कैलोरीमीटर ही है कांस्टेंट वॉल्यूम, एंड V को हम बोलते हैं डेल्टा U। तो वो ये भी सवाल पूछेगा कि बॉम्ब कैलोरीमीटर में जो हम डेल्टा H निकालते हैं कि डेल्टा U, हम डेल्टा U निकालते हैं। या सवाल में भी न्यूमेरिकल्स में कभी लिखा होगा, जैसे इस सवाल में लिखा होगा, जैसे इस सवाल में लिखा था द हीट ऑफ बेंजीन एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज, तो वो ये भी लिख सकता है कि हीट ऑफ बेंजीन या हीट ऑफ कंबस्शन एज मेजर्ड इन बॉम्ब कैलोरीमीटर इज। तो एज मेजर्ड इन बॉम्ब कैलोरीमीटर मतलब उसने डेल्टा H नहीं डेल्टा U दिया है, ये याद रखना। तो ये है ये था बॉम्ब कैलोरीमीटर। अब हम आ जाएंगे किस पे, ये था बॉम्ब कैलोरीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाएंगे शाबाश। If delta H vaporization for water is इतना kilojoule per mole, then how much heat is required to evaporate 9 grams of water at 9 grams of water at 298 Kelvin? And then how much heat is required, shabash, then how much heat is required to evaporate 9 grams of water at 298 केल्विन। देखो ये एनसीईआरटी पे एक सवाल है, ये उसी सवाल का एक थोड़ा सा कॉपी किया गया है। मैं एनसीईआरटी पे सवाल है, स्विमर कमिंग आउट फ्रॉम ए पूल ऑफ लिक्विड इज कवर्ड बाय अ थिन फिल्म ऑफ वाटर वेइंग 18 ग्राम्स, फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड दिस वाटर इफ द एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज कितना 44 किलो जूल्स पर मोल। लेकिन यहां पे बिल्कुल इसी को मैंने शॉर्ट स्टेटमेंट में सवाल बनाया। सपोज ये यही है कि एक
एक स्विमर है जो पानी से बाहर आया, उसके जिस्म पे 9 ग्राम्स ऑफ वाटर लगा था। मुझे बोलो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन अगर 44 किलोजूल पर मोल है, उसको कितनी हीट लगेगी टू वेपराइज दैट वाटर, टू इवैपोरेट दैट वाटर। तो मैंने आपको बार बार क्लास में एक बात बोली थी, जब भी ये अमाउंट की बात होगी 9 ग्राम्स को कितना लगेगा, या 9 ग्राम से कितनी, 9 ग्राम्स कार्बन जलाने से कितनी हीट निकलेगी, 100 ग्राम्स कार्बन, 100 ग्राम्स ग्लूकोज खाने से कितनी एनर्जी आपको मिलेगी। तो जब भी अमाउंट की बात आएगी आपके दिमाग में ऑलवेज एक फॉर्मूला आएगी, दैट इज डेल्टा एच। टोटल जो होता है वो होता है n इंटू डेल्टा एच मोलर। ये है मोलर एंथैल्पी, यानी कि एक मोल की एंथैल्पी। ये है सारे अमाउंट की एंथैल्पी। सारे अमाउंट की एंथैल्पी होती है एक कितने मोल्स है मल्टीप्लाइड बाय एक मोल की एंथैल्पी। सपोज मेरे पास एक कप ऑफ टी है, एक कप का मतलब एक कप ऑफ टी का कॉस्ट है 5 रुपीज, तो मेरे पास 1000 कप ऑफ टी है, तो टोटल कॉस्ट कितना होगा, एक कप का कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कप्स, तो एक मोल की एंथैल्पी मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स। तो डेल्टा एच टोटल जो होता है ये होता है n इंटू डेल्टा एच मोलर। अब मुझे एक बात बोलो, डेल्टा एच टोटल एन मुझे गिवन है 9 ग्राम्स, किसके, वाटर के, तो 9 ग्राम्स को नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर लो, मास बाय मोलर मास, वाटर का मोलर मास 18, ये आएगा 0.5, तो एन आ गया 0.5। मोलर एंथैल्पी मतलब एक मोल की एंथैल्पी। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन खुद ही मोलर एंथैल्पी होती है, किलोजूल पर मोल, यानी कि एक मोल की एंथैल्पी। या एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, फॉर्मेशन, कंबस्शन, ये एक मोल की एंथैल्पीज होती है, मोलर एंथैल्पीज होती है। वो गिवन है 44 किलोजूल पर मोल, तो 44 किलोजूल इंटू 0.5 इज 22 किलोजूल। तो आपको कितनी हीट लगेगी, 22। तला मेवन तेल अगर यहां पे लिखा होगा 100 ग्राम्स, नंबर ऑफ मोल्स 100 बाई 18, वो आएगा इंटू 44। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। For which of the following molecule standard molar enthalpies of formation at 298 Kelvin is 0? Molar standard molar enthalpies of formation किसकी 0 होती है? हर एक एलिमेंट की इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट, हर एक एलिमेंट की इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट क्या होती है, 0। मुझे बोलो स्टैंडर्ड स्टेट क्लोरीन का क्या है, स्टैंडर्ड स्टेट क्लोरीन का Cl2 है। मैं बार बार क्लास में बोलता था हैव नो फियर ऑफ आइस कोल्ड बर्फी, आइस कोल्ड बर्फी, मैं बोलता था बार बार क्लास में। हैव मतलब H2 नाइट्रोजन, N2 फ्लोरीन, F2 ऑक्सीजन, O2 I2 क्लोरीन, क्लोरीन Cl2 Br2, Br2 लिक्विड, Cl2 गैस, I2 सॉलिड। ओनली ये दो सॉलिड लिक्विड, बाकी सारे ये भी गैस, ये भी गैस, ये भी गैस, ये भी गैस। ये है स्टैंडर्ड स्टेट इन चीजों का। यहां कार्बन का ग्रेफाइट है, डायमंड तो नहीं है। तो यहां आगे बाकी सल्फर का बोला है, फास्फोरस का बोला है, मेटल्स का मेटल सॉलिड होता है। तो यहां पे मुझे बोलो क्लोरीन तो Cl2, ये तो स्टैंडर्ड स्टेट है, ये तो इसका नॉर्मल स्टेट है, लेकिन लिक्विड इसका स्टैंडर्ड स्टेट नहीं है, इसका स्टैंडर्ड स्टेट है Cl2 गैस। तो इसका मतलब है ये स्टैंडर्ड स्टेट है ही नहीं, इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 नहीं हो सकती है। CO2 ये तो पहली एलिमेंटल स्टेट है ही नहीं, ये तो मतलब एलिमेंटल स्टेट है ही नहीं। ये स्टैंडर्ड स्टेट कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये इसमें 2 एटम्स है, तो ये किसी एक एलिमेंट का स्टैंडर्ड स्टेट नहीं है। मैंने बार बार बोला है एक एलिमेंट का स्टैंडर्ड स्टेट या तो एटॉमिक स्टेट हो सकता है, या तो होमो एटॉमिक स्टेट हो सकता है, या तो मतलब मॉलिक्यूलर जो होगा उसमें होमो एटम्स होंगे, सेम एटम्स होंगे। शाबाश। अब मुझे एक बात बोलो, Br2 लिक्विड, ये तो आएगा क्योंकि Br2 का स्टैंडर्ड स्टेट है Br2 लिक्विड। HCl भी हो मतलब है ही नहीं किसी भी चीज का स्टैंडर्ड स्टेट, तो ये भी बाहर चला जाएगा। शाबाश। करेक्ट एक्सप्रेशंस, इस चीज को, ये वो चीज है जिसको मैक्सिमम लोग जो है मैक्सिमम लोग स्किप करते हैं। फिर कोई टीचर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बोलता है, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में मैक्सिमम टीचर में मैं भी इंक्लूडेड हूं, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि शायद आप लोगों ने ये वहां पे पढ़ा होगा, कहां पे, जब आप आयोनाइजेशन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ते हो, और मैक्सिमम टीचर पढ़ाते भी वहीं पे है। जब मैं पढ़ाता हूं मैं खुद भी वहीं पे पढ़ाता हूं। लेकिन ये सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है, ये एनसीईआरटी के एक टेबल में बनाया है, एनसीईआरटी के एक छोटे से टेबल में उसने दिया है। मुझे बोलो मोनो एटॉमिक गैस के लिए क्या सही है। देखो सबसे पहले याद रखना, सबसे पहले डेल्टा H नॉट R ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसके बराबर होती है। तो हम आयोनाइजेशन और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को डिफाइन करते हैं एट एब्सोल्यूट जीरो, एट 0 केल्विन। लेकिन अगर 0 केल्विन से ज्यादा टेंपरेचर होगा तो हम सीपी यानी कि मोलर हीट कैपेसिटीज या हीट कैपेसिटीज को भी
at any other temperature heat capacities are also taken into consideration. और लास्ट में लिखा है आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी E नॉट at 0 केल्विन प्लस 5/2 RT, आयोनाइजेशन एंथैल्पी प्लस 5/2 RT, तो ये सही है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है -A, दैट इज माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी -5/2 RT, -A -5/2 RT, ये भी सही है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी -EA नॉट, नहीं ये E नॉट प्लस 5/2, ये गलत है। तो आंसर होगा बोथ E एंड B। ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज को कंसिडर करना। क्वेश्चन नंबर 11, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। डेल्टा S, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। डेल्टा S डज नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस व्हाइल डेल्टा U does. Delta U does not discriminate between reversible and irreversible processes while as delta S does. देखो यहां पे NCERT की एक लाइन है, we find that for both reversible and irreversible expansions of an ideal gas under isothermal conditions, डेल्टा U होता है 0, बट डेल्टा S टोटल जो होता है वो होता है नॉट इक्वल टू 0 फॉर एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। चाहे रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो, डेल्टा U होता है 0। तो अगर डेल्टा U 0 है रिवर्सिबल के लिए भी इरिवर्सिबल के लिए भी, तो क्या डेल्टा U से पता चलेगा कि रिवर्सिबल कौन है और इरिवर्सिबल कौन है? नहीं। लेकिन डेल्टा S जो होता है वो रिवर्सिबल के लिए क्या होता है? शाबाश। रिवर्सिबल के लिए क्या होता है? डेल्टा S टोटल। इरिवर्सिबल के लिए क्या होता है? वो इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए 0 नहीं होता है। तो देयरफॉर डेल्टा U डज नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस व्हाइल डेल्टा S डज। ये डायरेक्टली लिखा है, thus डेल्टा U डज नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस व्हाइल एज डेल्टा S डज। डेल्टा S टोटल रिवर्सिबल के लिए क्या होता है? रिवर्सिबल के लिए होता है इक्वल टू 0, और डेल्टा S इरिवर्सिबल के लिए क्या होता है? टोटल। डेल्टा S टोटल इरिवर्सिबल के लिए 0 नहीं होता है। अगर स्पॉन्टेनियस है ग्रेटर देन 0, नॉन स्पॉन्टेनियस है तो लेस देन 0। लेकिन इरिवर्सिबल जब हम बोलते हैं तो मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो वो जा रही है, यानी कि डेल्टा S टोटल जनरली हम मानते हैं ग्रेटर देन 0 अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो रिवर्सिबल, अगर डेल्टा S का वैल्यू 0 मैं बोलूंगा रिवर्सिबल, डेल्टा S का वैल्यू 0 नहीं आया तो मैं बोलूंगा रिवर्सिबल नहीं है। लेकिन अगर डेल्टा U जो होगा वो रिवर्सिबल के लिए भी 0, अगर 0 आया वो रिवर्सिबल के लिए भी 0 है और इरिवर्सिबल के लिए भी 0 है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल के लिए भी इरिवर्सिबल आइसो। तो डेल्टा U से पता नहीं चलेगा कि ये रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है, लेकिन डेल्टा S से पता चलेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद फॉर ए रिएक्शन 2P, ये तो वही सवाल है, डेल्टा H इतना, डेल्टा S इतना, द टेम्परेचर एट विच द रिएक्शन बिकम्स स्पॉन्टेनियस इज। नहीं, ये स्पॉन्टेनिटी का सवाल है। मुझे बोलो किस टेम्परेचर पे रिएक्शन जो है स्पॉन्टेनियस होगी। देखो अगर आप लोगों ने पढ़ा है फॉर ए रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, डेल्टा H होना चाहिए नेगेटिव, लेस देन डेल्टा S होना चाहिए पॉजिटिव, ये रिएक्शन होती है स्पॉन्टेनियस। अगर डेल्टा H होगा ग्रेटर देन 0, डेल्टा S होगा लेस देन 0, ये होती है नॉन स्पॉन्टेनियस। लेकिन अगर दोनों ग्रेटर देन 0, दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, तब जाके प्रोसेस स्पॉन्टेनियस भी हो सकती है प्रोसेस। तो इसमें कैन बी स्पॉन्टेनियस और ईदर स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस, वो आपको चेक करना है। सेम यहां पे भी ईदर स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस आपको चेक करना है। लेकिन बेसिक क्या है स्पॉन्टेनिटी के लिए क्राइटेरिया? डेल्टा H लेस देन 0, डेल्टा S ग्रेटर देन 0। तो अगर हम सवाल पे आ जाएंगे, अगर आप लोगों ने पढ़ा है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि डेल्टा H, अगर डेल्टा H भी होगा पॉजिटिव, डेल्टा S भी होगा पॉजिटिव, तब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होती है एट हाई टेम्परेचर। और हाई टेम्परेचर होता है टेम्परेचर ग्रेटर देन इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, और इक्विलिब्रियम टेम्परेचर निकलता है मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा H डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा S। लेकिन अगर दोनों डेल्टा H एंड डेल्टा S क्या होंगे? नेगेटिव होंगे, तब प्रोसेस जो होती है वो स्पॉन्टेनियस होती है एट लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर का मतलब टेम्परेचर लेस देन इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, और इक्विलिब्रियम टेम्परेचर का वैल्यू अभी भी डेल्टा H डिवाइडेड बाय डेल्टा S के बराबर होता है। या मैं आपको बार बार बोलता था क्लास में, आप बॉक्स बनाया करो, आप बॉक्स बनाया करो। बॉक्स को देखो, पहले डेल्टा H है पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस, तो डेल्टा H जो है ये बॉक्स को पीछे खींच रहा है। डेल्टा S है पॉजिटिव, डेल्टा S है पॉजिटिव, तो डेल्टा S है पॉजिटिव तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस। डेल्टा S इसको आगे खींच रहा है, लेकिन डेल्टा S को सपोर्ट कर रहा है और एक चीज, दैट इज टेम्परेचर। ये डेल्टा S अकेला नहीं है, इसके साथ टेम्परेचर भी होता है। ये मैं बार बार क्लास में
मैं बोलता हूं। अब मुझे बोलो द प्रोसेस एट द टेम्परेचर एट विच द रिएक्शन विल बिकम स्पॉन्टेनियस। तो ये रिएक्शन जो होगी जब दोनों पॉजिटिव होंगी, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी व्हेन शाबाश टी डेल्टा एस का मैग्नीट्यूड डेल्टा एच के मैग्नीट्यूड से ज्यादा होगा। जब ये टर्म बड़ी होगी तभी तो ये बॉक्स को आगे लेगी, लेकिन बॉक्स से समझना इजी होता है, अदरवाइज ये कोई एनालॉजी नहीं है, ये बस आपको समझाने के लिए है। टी डेल्टा एस का मैग्नीट्यूड डेल्टा एच से ज्यादा होगा, लेकिन टी डेल्टा एस का मैग्नीट्यूड कब ज्यादा होगा? जब टेम्परेचर कम होगा कि टेम्परेचर ज्यादा? तो वही हम कहते हैं कि टेम्परेचर होना चाहिए ज्यादा। व्हेन बोथ डेल्टा एच एंड डेल्टा एस आर पॉजिटिव द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। तो द प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। लेकिन अब हम हाई टेम्परेचर को जानेंगे कि ये हाई ज्यादा टेम्परेचर क्या होता है, किससे ज्यादा? इक्विलिब्रियम से। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है डेल्टा एच, वो है 300 किलोजूल पर मोल, किलोजूल पर मोल डिवाइडेड बाय डेल्टा एस। डेल्टा एस कितना है? 0.5 किलोजूल पर केल्विन पर मोल, पर केल्विन पर मोल। देखो पर मोल किलोजूल किलोजूल 300 अपॉन 0.5 600 केल्विन इनवर्स बनेगा केल्विन। तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर निकला 600 केल्विन, लेकिन प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होती है एट हाई टेम्परेचर, दैट इज टेम्परेचर ग्रेटर देन इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। सो द प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस एट टेम्परेचर greater than equilibrium temperature. So temperature greater than equilibrium temperature is temperature greater than 600 Kelvin. That is temperature greater than shabash 600, temperature above 600 Kelvin will be the answer. Question number 12. Question number 13. Delta U naught of combustion of methane is इतना. The value of delta H naught is. ये NCERT का सवाल है, लेकिन बस एक स्लाइड चेंज है। मैंने वहां पे लिखा है -x, मैंने यहां पे लिखा है -300. The only difference between the questions is यही कि वहां पे NCERT पे -x लिखा है, यहां पे लिखा है -300. मुझे बोलो डेल्टा U कंबशन है -300, डेल्टा H कितना होगा? तो दोनों में रिलेशन क्या है आप लोगों ने पढ़ा होगा। डेल्टा एच होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी। तो यहां पे आपको 3 केसेस बोले जाते हैं। केस 1 जब डेल्टा एनजी होगा 0, डेल्टा एच होता है डेल्टा यू के बराबर, और जब डेल्टा एनजी जो होगा वो होगा डेल्टा एनजी होगा ग्रेटर देन 0, डेल्टा एच होता है ग्रेटर देन डेल्टा यू, और जब डेल्टा एनजी होता है लेस देन 0, डेल्टा एच जो होता है वो होता है लेस देन डेल्टा यू। अब मुझे एक बात आप बोलोगे, अब हम लिखेंगे कंबशन ऑफ मीथेन। तो मीथेन जो है वो है CH4। मीथेन होता है गैस, मीथेन सबों को पता है, क्योंकि जब आप हाइड्रोकार्बन पढ़ते हो आप बोलते हो लोअर मेंबर्स आर गैसेस, फिर बीच वाले इंटरमीडिएट मेंबर्स आर लिक्विड्स, हायर मेंबर्स आर सॉल्ट्स। तो मीथेन पहला मेंबर है अल्कीन फैमिली का, ये गैस होगा। तो CXHY की कंबशन तो ये आएगा ना 1 + 4/4। अभी तो बोला X + Y/4, इतना ऑक्सीजन। ये मुझे बोलो ये कितना देगा? शाबाश, ये ऑक्सीजन ये कितना कार्बन डाइऑक्साइड देगा? X टाइम्स, दैट इज 1 टाइम्स CO2 गैस, और ये देगा 4/2 टाइम्स वाटर, और वाटर का स्टेट मेंशन नहीं है तो हम लेंगे लिक्विड, तो ये देगा 2 टाइम्स लिक्विड, 1 and 1। तो नेट रिएक्शन बनेगी CH4 गैस प्लस 2 टाइम्स O2 गैस गिव्स CO2 गैस प्लस 2 टाइम्स H2O लिक्विड। अब मुझे बोलो डेल्टा NG का वैल्यू जो होगा, डेल्टा NG का वैल्यू जो होगा, ये लिक्विड ये गैस, तो यहां पे आएगा 1, यहां पे आ जाएगा 1 + 2 दैट इज 3, तो 1 - 3 दैट इज -2, यानी कि डेल्टा NG निकला नेगेटिव, डेल्टा NG जो है वो निकला लेस देन 0। सो व्हेन डेल्टा NG इज लेस देन 0, डेल्टा H इज लेस देन डेल्टा U, सो द आंसर विल बी लेस देन -300। आप कैलकुलेट भी कर सकते हो फॉर्मूला लगा के, कैसे? डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT, ऐसे भी आप को निकलेगा लेस देन 300। सो द आंसर विल बी लेस देन 300 किलोजूल पर मोल। इंटेंसिव प्रॉपर्टी अमंग द फॉलोइंग इज। तो प्रॉपर्टी दो तरह की होती है, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव। इंटेंसिव मतलब अमाउंट इंडिपेंडेंट, एक्सटेंसिव मतलब अमाउंट डिपेंडेंट। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में जो आप लोग पढ़ते हो दैट इज HGMSUVC, HGMSUVC टोटल यही एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है जो NCERT ने मेंशन की है। H फॉर एंथैल्पी, G गिब्स फ्री एनर्जी, M मास, S एंट्रोपी, U इंटरनल एनर्जी, V वॉल्यूम, C हीट कैपेसिटी। ये एक्सटेंसिव है। तो इंटेंसिव
प्रॉपर्टी में उसने लिखा है टेम्परेचर लिखा है, प्रेशर लिखा है, डेंसिटी लिखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा है, या रिफ्रैक्ट ई नॉट लिखा है, ईएमएफ लिखते हैं, तो या मोलर, जिस भी की चीज को पहले मोलर आएगा वो एक्सटेंसिव है, जैसे एंथैल्पी वो इंटेंसिव है, जैसे एंथैल्पी एक्सटेंसिव है, मोलर एंथैल्पी इंटेंसिव, एंट्रोपी एक्सटेंसिव है, मोलर एंट्रोपी इंटेंसिव, मास एक्सटेंसिव है, मोलर मास इंटेंसिव, वॉल्यूम एक्सटेंसिव है, मोलर वॉल्यूम इंटेंसिव। तो मोलर जिस भी, या मोलर या स्पेसिफिक, जिसको भी पहले आएगा उसको हम मानेंगे इंटेंसिव। और दूसरा हम पढ़ते हैं कि एक्सटेंसिव बाय एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी दो का रेशो ऑलवेज क्या होता है, सॉरी एक्सटेंसिव बाय एक्सटेंसिव कहां सही मैंने लिखा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बाय एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशो ऑलवेज, जैसे मास बाय वॉल्यूम, मास एक्सटेंसिव, वॉल्यूम एक्सटेंसिव, लेकिन ये डेंसिटी के बराबर होता है, डेंसिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। अब देखो इंटरनल एनर्जी यू, ये तो एक्सटेंसिव में आ गया, हीट कैपेसिटी यू, अगर उसने मोलर हीट कैपेसिटी लिखा होता तो इंटेंसिव, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिखा होता तो इंटेंसिव, वॉल्यूम, वॉल्यूम जो है, शाबाश, वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम जो है वो क्या है, वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो बचा ओनली टेम्परेचर जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। देखो टेम्परेचर अमाउंट डिपेंडेंट है ही नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूंगा मेरे पास ए बकेट ऑफ वाटर, हॉट वाटर, गीजर से पानी निकाला मैंने, वो हॉट है, तो मैंने उस बकेट को दो डिफरेंट मतलब वेसल्स में रखा, थोड़ा उस बकेट में रखा, दूसरा एक फॉर एग्जांपल जग में रखा। अब जग वाले का टेम्परेचर भी हम मेजर करेंगे थर्मोमीटर डाल के, बकेट वाले का भी, क्या टेम्परेचर में कोई वेरिएशन आएगी? नहीं। जग में तो पानी कम है, बकेट में तो ज्यादा है, तो इनमें तो वेरिएशन आनी चाहिए, लेकिन नहीं, टेम्परेचर जो है ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। और टेम्परेचर के साथ साथ और एक चीज मुझे याद आ गई, दैट इज कंसंट्रेशन, जिसमें मोलैलिटी भी आती है, मोलैरिटी भी आती है, और जिसमें नॉर्मेलिटी भी आती है, तो वो ऑलवेज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं। फॉर आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस, तो फॉर आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस अगर आप देखोगे तो एनसीईआरटी ने भी लिखा है, वर्क की जो बेसिक फॉर्मूला है दैट इज माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्सटर्नल डीवी। तो फिर रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल में ये इस चीज में प्रॉब्लम हो रही है। रिवर्सिबल में जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है वो वेरिएबल होता है, तो वो इंटीग्रेशन के बाहर नहीं आता है। लेकिन इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस में ये एक्सटर्नल प्रेशर होता है कांस्टेंट। तो याद रखना रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल में इसमें प्रेशर जो है वो वेरिएबल है और इसमें प्रेशर जो है वो कांस्टेंट होता है, अगर आप लोगों ने पढ़ा है। तो इरिवर्सिबल बोल रहा है तो माइनस पी एक्सटर्नल बाहर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीवी बिटवीन लिमिट्स v1 एंड v2 या v इनिशियल एंड v फाइनल, तो यह आएगा माइनस पी एक्सटर्नल, इंटीग्रेशन ऑफ डीवी इज v बिटवीन v इनिशियल एंड v फाइनल, वही आएगा माइनस पी एक्सटर्नल v फाइनल माइनस v इनिशियल जो है ये आपको आ जाएगा वर्क डन इन एन आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब इरिवर्सिबल पूछ रहा है तो आंसर ये, अगर रिवर्सिबल पूछता तो रिवर्सिबल में आप लोगों ने पढ़ा है, रिवर्सिबल में यहां पे जो फॉर्मूला बनती है आप सीधे यहां पे इसके बदले लिखते हो P इंटरवल प्लस माइनस dP, फिर वहां पे P के बदले लिखते हो nRT बाई V, तो nRT बाहर आता है, dV बाई D की इंटीग्रेशन आती है lnV, तो वहां से फॉर्मूला बनती है क्यों जो होता है W जो होता है किसके लिए, शाबाश, W जो होता है यह है माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V होता है किस में, इरिवर्सिबल में। और क्यों जो होता है, क्यों होता है माइनस W, क्योंकि आइसोथर्मल में डेल्टा U होता है 0, क्यों प्लस W होता है 0, तो क्यों होता है माइनस W। तो आइसोथर्मल अगर लिखा है और आपको हीट बोल रहा है, आप वर्क की निकालोगे, वर्क के पीछे माइनस लगा दोगे, तो यहां पे W का वैल्यू होता है माइनस nRT ln V फाइनल माइनस V फाइनल अपॉन V इनिशियल, और माइनस 2.303 nRT लॉग ऑफ V फाइनल माइनस V इनिशियल, तो माइनस 2 nRT लॉग ऑफ, तो ये आता अगर यहां पे रिवर्सिबल के बदले इरिवर्सिबल के बदले रिवर्सिबल लिखा होता, लेकिन इसने क्या लिखा है इरिवर्सिबल, तो सीधे माइनस P डेल्टा V या माइनस P एक्सटर्नल V फाइनल माइनस V इनिशियल। द एंट्रोपी ऑफ एनी प्योर क्रिस्टलाइन सबस्टेंस अप्रोचेस 0 एज द टेम्परेचर अप्रोचेस 0 केल्विन। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का सीधे स्टेटमेंट, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, द एंट्रोपी ऑफ एनी प्योर क्रिस्टलाइन सबस्टेंस अप्रोच 0 एज द टेम्परेचर अप्रोच एब्सोल्यूट 0। This is called a third law of thermodynamics.
थर्मोडायनेमिक्स। शाबाश। इसके बाद क्या है, फॉर 1 मोल ऑफ NaCl लेट्स एंथैल्पी गिवन है, हाइड्रेशन एंथैल्पी गिवन है। तो आप लोगों ने पढ़ा है, अगर आप लोगों ने पढ़ा है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन निकालनी है, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन जो होती है वो होती है लेट्स एंथैल्पी प्लस हाइड्रेशन एंथैल्पी। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन होती है लेट्स एंथैल्पी प्लस हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो यहां पे एक टेबल एनसीईआरटी ने बनाया है, ये सॉल्यूशन है, ये लेट्स है और ये हाइड्रेशन है। और आपको पता है हेसिस लॉ कह रहा है चाहे प्रोसेस एक स्टेप में हो या 2 स्टेप्स में हो, पूरी एंथैल्पी जो होती है वो सेम रहती है, क्योंकि एंथैल्पी स्टेट फंक्शन होती है। तो डेल्टा एस सॉल्यूशन होता है लेट्स एंथैल्पी प्लस हाइड्रेशन एंथैल्पी। ये एनसीईआरटी पेज 180, अगेन मैं बोल रहा हूं नई एनसीईआरटी पे पेज 180, पुरानी एनसीईआरटी पे पेज नंबर चेंज हो सकता है। ये क्रिटिक्स के लिए है, ये सबों के लिए ये लाइन नहीं है। तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन जो है वो लेट्स एंथैल्पी है 788 प्लस हाइड्रेशन एंथैल्पी है -784। तो ये आ जाएगा 788 -784, वो आएगा 4। सो द आंसर विल बी 4 + 4 किलो जूल पर मोल। ये होगी एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। एंथैल्पी चेंज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस रिप्रेजेंट्स एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या है? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की डेफिनेशन है जब एक मोल किसी चीज का बनेगा फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। अब मुझे बोलो सबसे पहले CaCO3 बन रहा है, ये CaCO3 है, CaCO3 बन रहा है। अब CaCO3 बन रहा है, मुझे बोलो इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या बनेगी? तो CaCO3 ये इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स है C प्लस कैल्शियम प्लस कार्बन प्लस ऑक्सीजन। कैल्शियम का स्टैंडर्ड स्टेट है सॉलिड, कार्बन का भी सॉलिड या ग्रेफाइट फॉर्म, ऑक्सीजन का लेकिन O2 गैस है। तो बैलेंस करने के बाद 3/2, क्योंकि ये ओनली 1 मोल होना चाहिए। इसी को हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CaCO3। क्या सेम रिएक्शन देके? नहीं, तो ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं है। तो HBr दूसरे केस में बन रहा है। तो HBr में 2 एलिमेंट्स है H एंड Br, दोनों का स्टैंडर्ड स्टेट है H2 एंड Br2, लेकिन H2 गैस Br2 लिक्विड। तो अगर 1 मोल बनेगा, बैलेंस करने के लिए यहां भी हाफ यहां भी हाफ, तभी तो ये 1 मोल बनेगा। इस रिएक्शन की एंथैल्पी को हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HBr। क्या सेम रिएक्शन गिवन है? हाफ H2 प्लस हाफ Br2 लिक्विड गिव्स HBr, हां, तो डायरेक्टली यही आएगा। देखो अब C2H5OH, देखो इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का O2, हाइड्रोजन का O2, कार्बन का कार्बन सॉलिड लेकिन ग्रेफाइट डायमंड नहीं। तो अब मुझे बोलो कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 6 है, 5 और 1 6, ये आएगा 3 टाइम्स। ऑक्सीजन 1 है तो ये आएगा हाफ, ये भी गैस ये भी गैस, यहां से बनेगा C2H5OH। देखो सब कुछ तो सेम है, सब कुछ सेम रिएक्शन गिवन है, बस एक चीज है इसने कार्बन डायमंड लिखा है, डायमंड कार्बन का स्टैंडर्ड स्टेट नहीं है। शाबाश। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का स्टैंडर्ड स्टेट क्या है? इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन तो सॉलिड है, यहां ग्रेफाइट फॉर्म, ऑक्सीजन होता है O2 गैस, तो बैलेंस्ड ऑलरेडी है। इस रिएक्शन की एंथैल्पी को बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। देखो O2 गैस ये है CO स्टैंडर्ड स्टेट नहीं है कार्बन का, तो इसका मतलब क्या है? ये रिएक्शन अगर ऐसे होती तो मैं मानता, लेकिन ये ऐसे नहीं है। सो द ओनली ऑप्शन दैट इज ऑप्शन नंबर 2। Question number 19. Select the incorrect statement. Select the incorrect statement among the following. देखो heat as randomizing influence on the system. अगर आप लोगों ने डेल्टा S is equal to Q divided by T पढ़ा है, देखो NCERT पे पेज नंबर 183 पे लिखा है ये पॉइंट। देखो यहाँ पे लिखा है whenever heat is added to the system, it increases the molecular motions causing increased randomness in the system. यानी कि हीट देने से एंट्रोपी बढ़ती है, कॉमन सेंस है। Thus heat has randomizing influence on the system. कॉमन सेंस है, हीट से रैंडमनेस बढ़ती है, एंट्रोपी बढ़ती है, ये लिखा है, तो ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन मुझे इनकरेक्ट ढूंढना है। दूसरा है टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक मोशन ऑफ पार्टिकल्स इन द सिस्टम। अब मुझे एक बात बोलो, देखो यहां पे मुझे बोलो, ये एनसीईआरटी ने बिल्कुल लिखा है एवरेज, टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक मोशन ऑफ पार्टिकल्स इन द सिस्टम। तो ये भी जो है, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है कि टेम्परेचर जो है वो है मेजर ऑफ। शाबाश। तीसरा पॉइंट, व्हेन ए सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम द एंट्रोपी इज मैक्सिमम। कॉमन सेंस है, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा एस होता है 0। डेल्टा एस कब 0 होगा? जब एंट्रोपी या तो मैक्सिमम होगी या तो मिनिमम होगी, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा। लेकिन एट इक्विलिब्रियम एंट्रोपी क्या होती है? मैक्सिमम, तभी तो हर कोई सिस्टम टेंड्स टू मूव टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम। लेकिन ये लिखा है एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी ने व्हेन ए सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम द एंट्रोपी इज मैक्सिमम एंड द चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा एस इज इक्वल टू 0। ये सही है। फॉर मोस्ट ऑफ
द आयनिक कंपाउंड्स डेल्टा H सॉल्यूशन इज नेगेटिव। नो, देखो डेल्टा H सॉल्यूशन जो होता है वो किसके बराबर होता है, अभी न्यूमेरिकल भी किया, लैटिस एंथैल्पी प्लस हाइड्रेशन एंथैल्पी। मैक्सिमम कंपाउंड्स में डेल्टा H सॉल्यूशन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, यानी कि लैटिस एंथैल्पी का मैग्नीट्यूड जो होता है वो हाइड्रेशन एंथैल्पी के मैग्नीट्यूड से ज्यादा होता है, लेकिन फिर भी सबस्टेंस सॉल्युबल होता है क्योंकि एंट्रोपी बढ़ती है, एंट्रोपी रिस्पॉन्सिबल बनती है सॉल्युबिलिटी के लिए। उतना डिटेल में अभी नहीं जाएंगे, लेकिन ये एनसीईआरटी ने लिखा है फॉर मोस्ट ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स डेल्टा H सॉल्यूशन इज पॉजिटिव एंड द डिसोसिएशन प्रोसेस इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, लेकिन इसने डेल्टा H सॉल्यूशन क्या लिखा है, नेगेटिव। देयरफॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ मोस्ट साल्ट्स इन वाटर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेंपरेचर। सॉल्युबिलिटी ऑफ साल्ट्स जब हम पढ़ते हैं सॉल्यूशन में तो हम कहते हैं सॉलिड्स इन लिक्विड्स में अगर प्रोसेस एंडोथर्मिक है तो सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर, अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर। तो जब मोस्ट ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स का डेल्टा H सॉल्यूशन पॉजिटिव होता है, इसने नेगेटिव लिखा है तभी तो ये इनकरेक्ट है। अगर पॉजिटिव होता है डेल्टा H पॉजिटिव का मतलब है प्रोसेस एंडोथर्मिक है, प्रोसेस एंडोथर्मिक है तो मतलब सॉल्युबिलिटी जो इन साल्ट्स की है, इन सॉलिड साल्ट्स की है वो बढ़ेगी अगर हम टेंपरेचर बढ़ाएंगे, अकॉर्डिंग टू विच प्रिंसिपल, ली-चैटलियर्स प्रिंसिपल। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस हैव डेल्टा H। तो एनसीईआरटी पे एक डायग्राम है फिगर 6.11, तो वो पढ़ना, उसके पीछे आगे पीछे कुछ लिखा है। जब हम दो गैसेस, इसमें गैस A इसमें गैस B, बीच में ये बंद है, तो अगर मुझे बोलो इसमें पहले जो है पहले परफेक्ट ऑर्डर है, तो अगर हम बीच वाली दीवार हटाएंगे तो क्या होगा, A B की ओर जाएगा, B A की ओर जाएगा, लेकिन मैं टेम्परेचर दोनों के लिए, दोनों कंडीशंस में कांस्टेंट है, दोनों कंडीशन में डेल्टा H का वैल्यू जो होता है वो 0 होता है, लेकिन दीवार हटाने के बाद रैंडमनेस बढ़ती है, डेल्टा S का वैल्यू होता है 0। सो डेल्टा H इज इक्वल टू 0 बट डेल्टा S इज ग्रेटर देन 0। The work involved in an open vessel at 300 Kelvin when 56 grams of iron react with dilute HCl। तो रिएक्शन भी मैंने यहीं से दी है कि Fe plus 2 times HCl gives FeCl2 solid plus H2 गैस। तो मुझे बोलो वर्क इन्वॉल्व कितनी है या वर्क डन कितनी है, लेकिन रिएक्शन के लिए तो आप लोगों ने पढ़ा है W का वैल्यू होता है, बेसिक फॉर्मूला है -P डेल्टा V, लेकिन मैंने आपको बोला है क्लास में भी P डेल्टा V जो होता है वो होता है डेल्टा NgRT के बराबर। जब भी रिएक्शन गिवन होगी या कभी कभी वो टेम्परेचर चेंज करेगा, नंबर ऑफ मोल्स छिन्न को नहीं छेड़ेगा, तब NR डेल्टा T। लेकिन ये कभी कभी रिएक्शन के लिए हम ऑलवेज P डेल्टा V के बदले डेल्टा NgRT लिख सकते हैं, तो मैं सीधे लिखूंगा माइनस डेल्टा NgRT। तो माइनस डेल्टा Ng का वैल्यू, ये सॉलिड ये लिक्विड ये सॉलिड, तो ये आएगा सीधे 1 - 0, वो आएगा 1, डेल्टा Ng इज 1 इंटू R। मुझे कैलोरीज में ऑप्शन गिवन है तो R का वैल्यू 2 कैलोरीज पर मोल पर केल्विन और टेम्परेचर गिवन है 300। तो वो देखो, हाँ और एक बात, मुझे 56 ग्राम्स ऑफ आयरन, पहले मैं देखूंगा कि आयरन के कितने मोल्स है, मैं डेल्टा Ng डायरेक्टली नहीं बोलूंगा 1, आयरन के कितने मोल्स है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन जो आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन आएगा मास बाय मोलर मास, तो 56/56 इज 1, यानी कि आयरन एक ही मोल है। हाँ, अगर आयरन गिवन होता 112 ग्राम, ये 2, तो ये तो 4 होंगे, ये 2 होंगे, ये भी 2 होंगे, तब डेल्टा Ng का वैल्यू 2 आएगा। तो वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन कितने हैं, यहां पे 1 ही है तो डेल्टा Ng माइनस P डेल्टा V जो किसके बराबर होगा, माइनस डेल्टा NgRT, जो माइनस डेल्टा Ng तो आएगा 1 - 0 दैट इज 1, तो 1 इंटू R इज 2, T इज 300, तो ये आएगा -600। तो वर्क इन्वॉल्वड जो है दैट इज 600 कैलोरीज। तो वर्क इन्वॉल्वड बोल रहा है तो इट इज 600 कैलोरीज। अगर वर्क डन बाय बोलता तब भी 600 कैलोरीज आता, या अगर वर्क डन का वैल्यू मैग्नीट्यूड बोलता या डायरेक्टली वैल्यू बोलता तो -600। ऑल्दो इसने सारे पॉजिटिव में दिए हैं तो वर्क इन्वॉल्वड इज 600 कैलोरीज। तो इसके बाद इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम में चेंज, ये एनसीईआरटी में बिल्कुल पेज नंबर, शाबाश, पेज नंबर 162 पे गिवन है, बिल्कुल ये पॉइंट लिखा है। इन ए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस या इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस वी कॉल इट इंटरनल एनर्जी, वो जो यू ऑफ द सिस्टम विच में चेंज व्हेन हीट पासिस इनटू, जब हम हीट देंगे, हीट एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड बाय द सिस्टम से इंटरनल एनर्जी चेंज होती है। वर्क इज डन ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम, इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। मैटर एंटर्स और लीव्स द
सिस्टम, उससे इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। तो सिस्टम एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम द सराउंडिंग्स, तो हीट एब्जॉर्ब से क्या, चाहे हीट एब्जॉर्ब हो या रिलीज हो, इंटरनल एनर्जी चेंज होती है, तो ये सही है। वर्क, सिस्टम डज वर्क ऑन द सराउंडिंग्स, हाँ सिस्टम चाहे वर्क करे या सिस्टम पे वर्क की जाए, वर्क डन ऑन द सिस्टम हो या बाय द सिस्टम हो, दोनों चीजों से वर्क क्या होता है, इंटरनल एनर्जी चेंज होती है। मैटर एंटर्स इनटू द सिस्टम, मैटर एंटर करे या लीव करे, उससे भी इंटरनल एनर्जी चेंज होती है। सो द आंसर इज ए, बी एंड सी, ए, बी एंड सी। वर्क डन विल बी डैश इफ 2 moles of an ideal gas expands spontaneously into vacuum. Expansion in vacuum, expansion in vacuum, expansion in vacuum को हम बोलते हैं फ्री एक्सपेंशन। एक्सपेंशन इन वैक्यूम, ये मैंने स्टार्ट में भी बोला, इसको हम बोलते हैं क्या, फ्री एक्सपेंशन। और फ्री एक्सपेंशन में एक्सटर्नल प्रेशर जो होता है वो जीरो होता है, W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी, तो वर्क डन भी क्या होती है, जीरो। तो फ्री एक्सपेंशन में चाहे 1 मोल हो, 2 मोल हो, 1000 मोल हो, वर्क डन इन फ्री एक्सपेंशन इज ऑलवेज जीरो। तो उसके बाद क्या है, ऑल नेचुरली ऑकरिंग प्रोसेसेस प्रोसीड इन अ डायरेक्शन। आप लोगों ने एनसीईआरटी खोली होगी, लिखा है पेज 182 पे, ऑल नेचुरली ऑकरिंग प्रोसेसेस आर स्पॉन्टेनियस। तो स्पॉन्टेनियस में डेल्टा जी, तो फ्री एनर्जी मुझे बोल रहा है डेल्टा जी, या मैं डेल्टा एस टोटल भी बोल सकता हूं। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा एस टोटल होता है पॉजिटिव, डेल्टा जी होता है नेगेटिव, यानी कि एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स, टोटल एंट्रोपी बढ़ जाती है स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस की वजह से। यार गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी नेगेटिव, यानी कि गिब्स फ्री एनर्जी कम होती है, तो इसने लिखा है फ्री एनर्जी, तो मैं लिखूंगा डिक्रीज इन द फ्री एनर्जी, डिक्रीज इन द एंट्रोपी। अगर इंक्रीज इन द एंट्रोपी लिखा होता तो वो भी सही था। Question 25. 10 moles of an ideal gas expand reversibly and isothermally from, तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल के लिए अभी हमने पढ़ा वर्क डन की एक फॉर्मूला, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए मैंने वर्क डन की अभी एक फॉर्मूला पढ़ी। तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क डन की फॉर्मूला ये है, तो मैं लिखूंगा शाबाश माइनस 2.303 nRT माइनस 2.303। तो वर्क डन की फॉर्मूला क्या है, W इज इक्वल माइनस 2.303 nRT log ऑफ V2 by V1, या V फाइनल बाई V इनिशियल, या आप ऐसे भी लिख सकते हो माइनस 2.303 nRT log ऑफ अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ V1 P1 by P2, P इनिशियल बाई P फाइनल, V2 by V1 इज P1 by P2। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम वैल्यू पुट करेंगे माइनस 2.303, n का वैल्यू नंबर ऑफ मोल्स 10 इंटू R, जूल्स में बोल रहा है तो R का वैल्यू 25/3, तो R का वैल्यू इज 8.314, जिसको हम न्यूमेरिकल्स में 25/3 लिख सकते हैं, इनटू लॉग ऑफ, ये आएगा 10 डिवाइडेड बाय 1, फाइनल वॉल्यूम इज 10, इनिशियल वॉल्यूम इज 1, और ये आर टी का वैल्यू मुझे गिवन है 100 केल्विन, तो टी भी आ जाएगा 100, लॉग 10 का वैल्यू है 1, तो ये आएगा माइनस 2.303 इंटू 10 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 3 इंटू कितना आ जाएगा, इतना इंटू आ जाएगा 100, तो 3 1 3 लगभग 0.8 सार, तो ये आ जाएगा कितना, माइनस 25 इंटू 8, 8 5 आर 40, 8 2 आर 16 प्लस 4 इज 20, तो ये आ जाएगा टू 20.0, तो मैं लिखूंगा 20 अप्रोक्सीमेटली, इन दोनों का सम, क्योंकि ये 0.8 से थोड़ा कम होगा तो अप्रोक्सीमेटली 20 इंटू आ जाएगा 1000, लेकिन इतने जूल्स, तो वही आएगा अप्रोक्सीमेटली माइनस 20 किलो जूल्स। तो अगर कहीं पे माइनस 19.1 विच इज क्लोज टू माइनस 20, सर माइनस 20 क्यों, क्योंकि ये 0.8 नहीं होगा, उससे कम होगा, तो माइनस 20 से थोड़ा सा कम वैल्यू आ जाएगा, इसीलिए माइनस 19.1। इफ डेल्टा एच नॉट एफ ऑफ CaCO3 CO2 इज इतना इतना एंड इतना, देन द डेल्टा एच आर फॉर द, तो इस रिएक्शन का डेल्टा एच आर निकालना है, डेल्टा एच एफ गिवन है, या तो टारगेट इक्वेशन मेथड से करेंगे, लेकिन रिएक्शन गिवन है CaCO3 से बन रहा है CaO प्लस CO2, मुझे इसका डेल्टा एच चाहिए, इसका फॉर्मेशन इसका फॉर्मेशन इसका फॉर्मेशन गिवन है, तो डेल्टा एच आर होगा ना समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स में आ जाएगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CaO प्लस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 माइनस, शाबाश माइनस, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स में आ जाएगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CaCO3। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CaO, तो CaO का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन है माइनस 630,
प्लस शाबाश एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, CO2 का गिवन है -400, माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CaCO3 वो गिवन है -1200, तो ये बनेगा 0310 -1030 प्लस 1200, तो 0 दहन त्रेते गई 7 कहन दहते गो 8 वो 170, इसका आ जाएगा आंसर। तो ये है एक तरीका। दूसरा तरीका इसी सवाल को करने का क्या है, दूसरा तरीका इसी सवाल को करने का है टारगेट इक्वेशन वाला तरीका। दूसरा सवाल मतलब तरीका जो करने का है वो है टारगेट इक्वेशन का तरीका। देखो टारगेट इक्वेशन कैसे बनाएंगे, मुझे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CaCO3 गिवन है, तो मैं रिएक्शन बनाऊंगा Ca प्लस C प्लस 3/2 O2, क्योंकि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट, तो इस रिएक्शन की एंथैल्पी को हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, वो गिवन है -1200। CaO इसकी फॉर्मेशन होगी कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का O2 तो ये आएगा हाफ ऑफ O2, इसका डेल्टा H मुझे गिवन है -630, और मुझे गिवन है शाबाश वो किसका CO2 का, तो CO2 की फॉर्मेशन होगी कार्बन प्लस O2 गिव CO2, इसका डेल्टा H मुझे गिवन है -400, और निकालना किसका है, निकालना है CaCO3 गिव CaO प्लस CO2, इसका निकालना है, इसको हम मानेंगे टारगेट इक्वेशन। ये है रिएक्टेंट साइड, मुझे ये चाहिए रिएक्टेंट साइड, तो ये प्रोडक्ट साइड है, इसको रिवर्स करेंगे, रिवर्स करने से ये -1200 जो है ये बनेगा 1200, और रिएक्शन जो मेरी है रिएक्शन मेरी बन जाएगी, ये बनेगा 1200, और रिएक्शन जो है रिएक्शन बन जाएगी CaCO3 गिव Ca प्लस C प्लस 3/2 O2, और इसका डेल्टा H बनेगा 1200, और ये हो गया बैलेंस। ये मुझे चाहिए प्रोडक्ट साइड, ये ऑलरेडी प्रोडक्ट साइड ही है, तो इस रिएक्शन को छेड़ेंगे नहीं। C प्लस हाफ ऑफ O2 जो है शाबाश ये बनेगा CaO, तो इसका डेल्टा H -630 ही रहेगा। ये है प्रोडक्ट साइड, CO2 जो है ये प्रोडक्ट साइड है, तो ये प्रोडक्ट साइड है, इस रिएक्शन को भी ऐसे ही रखेंगे, C प्लस O2 गिव्स CO2, इसका भी -400 ही रहेगा। अब तीनों रिएक्शंस को ऐड करेंगे, देखो C दफा कैल्शियम कैल्शियम दफा हाफ O2 प्लस O2 इज 3/2 O2 ये दफा, तो यहां पे बनेगा CaCO3, इस साइड बचेगा एक CaO दूसरा CO2, तो CaO प्लस CO2 और डेल्टा H when the reactions are added their delta H's are also added, तो 1200 प्लस -360 प्लस -400 वही आएगा 1200 -1030, वो वापस आ जाएगा कितना 170, तो अगेन आंसर आएगा 170। तो दो तरीके हैं सवाल करने के लिए, टारगेट इक्वेशन, लेकिन टारगेट इक्वेशन थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन सवाल टारगेट इक्वेशन से भी मुझे आंसर निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 27, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U। ये सवाल भी हम ऑलरेडी पीछे थोड़ा सा हमने इस सवाल को छेड़ा है कि डेल्टा H डेल्टा U के बराबर कब होता है और डेल्टा H डेल्टा U के बराबर कब नहीं होता है। देखो मैंने बोला है जब डेल्टा Ng होगा 0, डेल्टा H डेल्टा U के बराबर होगा। अगर डेल्टा Ng होगा ग्रेटर देन 0, डेल्टा H जो होगा वो होगा ग्रेटर देन डेल्टा U, डेल्टा H जो होगा वो होगा ग्रेटर देन डेल्टा U। अगर डेल्टा Ng लेस देन 0 होगा, डेल्टा H जो होगा वो होगा लेस देन डेल्टा U, डेल्टा H जो होगा वो होगा लेस देन डेल्टा U। तो हम क्या करेंगे, शाबाश हमारा सवाल ये है, मुझे बोलो डेल्टा H और डेल्टा U कब बराबर होंगे। ये बराबर कब होता है, जब डेल्टा Ng होगा 0, आप डेल्टा Ng निकालो, तो प्रोडक्ट साइड 2, ये 3, ये 1, 3 प्लस 1 है 4, तो 2 - 4 इज -2, तो दैट इज नॉट 0, इसमें नहीं होगा। तो यहाँ पे 1 + 1 इज 1 एंड 1, 1 + 1 इज 2, 1, तो दो यहाँ प्रोडक्ट साइड 2, रिएक्टेंट साइड 1, तो 1, ये 0 नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे ये लिक्विड है, यहाँ पे 0, ये गैस है, यहाँ पे हाफ + 1, हाफ + 1 इज 3/2, इस साइड 0, तो 0 - 3/2 इज -3/2, वो भी 0 नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। इस साइड 1, इस साइड 1, ये सॉलिड है, ये 0, ये कंसिडर ही नहीं होगा, तो 1 - 1 इज 0, तो इसमें डेल्टा Ng 0, व्हेन डेल्टा Ng इज इक्वल टू 0, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U। Calculate the enthalpy of formation of HCl. A bond dissociation enthalpies of H2, Cl2 and HCl are this and this respectively. तो HCl की bond enthalpy निकालो। देखो enthalpy of formation निकालो, हम रिएक्शन बनाएंगे। enthalpy of formation HCl की always बनेगी H और क्लोरीन से ये बनेगा, लेकिन क्लोरीन का स्टैंडर्ड स्टेट Cl2 गैस, H का स्टैंडर्ड स्टेट H2 गैस, और बैलेंस करने के बाद ये हाफ आएगा, ये हाफ आएगा। मुझे इस रिएक्शन की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालनी है, या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी बोलो, क्योंकि इस रिएक्शन की एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन और
एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, दोनों एक ही मतलब है। अब बॉन्ड एंथैल्पी जब भी गिवन होगी तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के लिए एक फॉर्मूला है, बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट्स, समेशन ऑफ बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट्स। तो रिएक्टेंट में आएगा हाफ इनटू डेल्टा H ऑफ H2 बॉन्ड प्लस हाफ इनटू डेल्टा H ऑफ Cl2 बॉन्ड, तो Cl2 बॉन्ड और माइनस प्रोडक्ट में आ जाएगा सीधे डेल्टा H ऑफ HCl बॉन्ड। तो आप डायरेक्टली वैल्यू पुट कर लो, डेल्टा H ऑफ HCl बॉन्ड, तो प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स नहीं, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट्स। तो हाफ ऑफ H2 बॉन्ड की एंथैल्पी मुझे गिवन है, H2 की मुझे गिवन है 434 प्लस हाफ ऑफ Cl2 की मुझे गिवन है 242 और माइनस कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा 431। तो ये आ जाएगा 2 1s 2 2s 2 1s 2 7s, तो ये आएगा 270 प्लस ये आएगा 2 1s 2s 1s, ये आएगा 121 माइनस 431, तो ये आ जाएगा 8, ये आएगा 3, ये आएगा 3 माइनस आ जाएगा 431। तो जब आप सॉल्व करोगे ये आएगा 3, ये आएगा 12 9, तो माइनस 93, तो आंसर आ जाएगा माइनस 93 किलो जूल पर मोल। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, बॉर्नहैबर साइकिल इज, बॉर्नहैबर साइकिल आप दो बार पढ़ते हो, केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ते हो और आप यहां पे भी पढ़ते हो। बॉर्नहैबर साइकिल किसके लिए है, ये लैट्स एंथैल्पी कैलकुलेशन के लिए है, लेकिन बॉर्नहैबर साइकिल जो है ये इनडायरेक्ट मेथड है, लैट्स एंथैल्पी को हम डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, एंड लैट्स एंथैल्पी इज कैलकुलेटेड यूजिंग अ साइकिल कॉल्ड एज, यूजिंग अ मेथड कॉल्ड एज बॉर्नहैबर साइकिल। तो सिंस इट इज इम्पॉसिबल, ये एनसीईआरटी की लाइन है, सिंस इट इज इम्पॉसिबल टू measure the Let's enthalpy directly by experiment, we use an indirect method where we construct an enthalpy diagram called as Born-Haber cycle. So Born-Haber cycle is the indirect method to calculate Let's enthalpies. A system absorbed 400 joule of heat and does 300 joule of work. The change in internal energy is, तो simply delta U जो होता है वो Q plus W के बराबर होता है। Q जो है absorbs, तो Q है plus 400, क्यों? Because heat has been absorbed. इसमें sign conventions का ख्याल रखना है। Plus W जो है that is and it does 300 जूल वर्क, ये 300 जूल वर्क करता है। तो हीट वर्क डन बाय द सिस्टम इज टेकन एज नेगेटिव, तो मैं इसको -300 लिखूंगा, तो 4 - 100 - 300 इज 100, तो डेल्टा यू का वैल्यू जो निकलेगा वो निकलेगा 100। तो प्लस देखो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, तो आप 400 + 300 700 कभी नहीं लिखोगे। कन्वेंशन अगर इसने लिखा है ए सिस्टम रिलीजेस 400 जूल ऑफ हीट एंड डज 300 जूल ऑफ वर्क, तो इसको मैं -400 लेता, बिकॉज हीट एब्जॉर्ब्ड, ये याद रखना हो, हीट एब्जॉर्ब्ड यहां पे इज टेकन एज पॉजिटिव, हीट released is taken as negative, heat evolved is taken as negative, work done on the system is taken as positive, and work done by the system is taken as negative। यहां पे does work, तो इसका मतलब है ये नेगेटिव लेना है। शाबाश। If enthalpy of atomization, heat of atomization of CH4 is x joules, then the average, देखो मैंने बार बार बोला है mean bond enthalpy होता है enthalpy of atomization divided by number of bonds, ये मैं बार क्लास में बोलता हूं। अब मुझे बोलो CH4 देखा है, CH4 में कितने बॉन्ड है, कितने CH बॉन्ड है, इसमें 4 बॉन्ड है, तो इसमें एंथैल्पी मीन बॉन्ड एंथैल्पी किसके बराबर होगी, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन डिवाइडेड बाय 4, तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन गिवन है x, तो x डिवाइडेड बाय 4 इसकी मीन बॉन्ड एंथैल्पी आप एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी बोल सकते हो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, शाबाश। इफ एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड इज इतना, देन हाउ मच heat will be released upon formation of 8.8 grams of carbon dioxide from carbon and dioxygen। याद रखना फिर से 8.8 ग्राम्स, फिर से अमाउंट की बात आ गई, फिर से मेरे दिमाग में एक चीज स्ट्राइक किया, डेल्टा एच टोटल जो होता है वो होता है n इंटू डेल्टा एच मोलर। अब नंबर ऑफ मोल्स मुझे बोलो कितना, नंबर ऑफ मोल्स सीधे 8.8 है, मास डिवाइडेड बाय 44 है नंबर ऑफ मोल्स,
इनटू, शाबाश, मुझे बोलो एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज C+O2 गिव्स CO2, डेल्टा H का वैल्यू गिवन है -400। इसको हम एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन भी बोलते हैं, इसको हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि शाबाश, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बना फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स इन देयर मतलब स्टैंडर्ड स्टेट, फ्रॉम इट्स कॉन्स्टेंट एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। तो मोलर एंथैल्पी, देखो मुझे बोलना है कितनी हीट रिलीज होगी, तो मुझे डेल्टा H टोटल तो निकालना है, लेकिन कब? जब कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो मोलर एंथैल्पी भी मुझे कौन सी कंसीडर करनी है? जब कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा तो नंबर ऑफ मोल्स, जब कार्बन डाइऑक्साइड बनता है तो 1 मोल से कितनी हीट रिलीज होती है? -400। तो ये आएगा शाबाश 0.2 इंटू -400, ये आएगा -80। तो टोटल हीट ये वहीं से बोल रहा है कितनी हीट रिलीज होगी। माइनस इंडिकेट्स की हीट जो है, माइनस इंडिकेट्स हीट रिलीज होगा, और हीट कितनी रिलीज होगी? द आंसर विल बी 80 जूल्स। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया। ये इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी का, इसमें एनसीईआरटी पेज नंबर लिखा है 176। ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज में भी एक सवाल है। बस मैंने आपको आपके सवाल को इजी बनाने के लिए यहां पे 400 एंड यहां पे 8.8 लिखा, वहां पे यहां पे -393.5 लिखा है, और यहां पे 35.2 ग्राम्स लिखा है। तो बस कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए मैंने डेटा चेंज किया, बाकी ये डायरेक्टली एनसीईआरटी का सवाल जो है, एक्सरसाइज का सवाल मैंने यहां पे लाया। अब जो है इसके बाद बचा इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मैं आज थका, मैं आज ही इक्विलिब्रियम बनाने वाला था। इक्विलिब्रियम अब हम कल बनाऊंगा इंशाल्लाह। अब बचा हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर भी खत्म अब, और हमारा जो 12th है, 12th का मेन पोर्शन खत्म। 12th में हमारी फिजिकल केमिस्ट्री में बच जाता है सरफेस केमिस्ट्री, और 11th केमिस्ट्री में अभी मुझे इंपॉर्टेंट टॉपिक बचता है इक्विलिब्रियम, रेडॉक्स और क्या, रेडॉक्स और मोल कॉन्सेप्ट। तो अब ये 3 या 4 चैप्टर जो है वो मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। आज के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखना। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।